हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। आज गुरुकुल में हम फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का 18 चैप्टर तरंग प्रकाशिक तथा हाइगेंस का सिद्धांत। इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा था और फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक्स बता दिए और सेकंड लेक्चर में हमने हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन बता दिया। अब इसमें ही अपवर्तन और एक टॉपिक और बचे हुए हैं जो हम बताएंगे और आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, कहने का मतलब ये कि आप पीछे का पूरा पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अब जितने भी चैप्टर आने वाले हैं सब छोटे छोटे ही चैप्टर आने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो बच्चों देखिए, हम बात कर रहे थे तरंग प्रकाशिक तथा हाइगेंस का सिद्धांत में हम बात कर रहे थे कि हाइगेंस के द्वितीयक क्या पढ़ाने वाले हैं हम। हाइगेंस की द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंग के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की नहीं, यहां पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, तरंग के अपवर्तन की व्याख्या। कुछ कोई बड़ा तोप नहीं है, ना कोई बड़ा टॉपिक है बेटा, ठीक है, ना कोई बड़ा तोप है और ना ही कोई बड़ा टॉपिक है। अगर आप परावर्तन आपको आ गया होगा तो आप अपवर्तन भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जितने भी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं उसमें फिगर समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि अगर आप फिगर समझ जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप फिगर नहीं समझ पाते हैं तो आप कितना भी रटे आप भूल ही जाएंगे। तो फिगर ध्यान से देखिएगा। पहले हम बनाएंगे एक अपवर्तन माध्यम, अपवर्तक तल हो गया, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, पॉलिश नहीं तो आप खुद समझ जाएंगे। अपवर्तक तल, ये पॉलिश रहता तो क्या जाता, परावर्तक तल। अब क्या, अब इसके बाद से हमें लाना है तरंग। तो तरंग का मतलब तरंगार्घ लाएंगे, जैसे परावर्तन में लाए थे। तो इसके लिए भी सिंपल दो रेज लेके आएंगे हम, एक रेज और दो रेज। अब ये क्या होंगे, थोड़ी सी, अगर ये माध्यम एक है, ये क्या है बच्चों, ये माध्यम एक है और ये माध्यम दो है। तो अपवर्तन जब होगा, ठीक है, और माध्यम एक में क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल मान लीजिए v1 है और माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है। माध्यम अलग अलग तो प्रकाश से अलग अलग, जैसे हम दौड़ते हैं हवा में अलग दौड़ते हैं और रेत में अलग दौड़ते हैं, वैसे ही प्रकाश में भी होता है। तो ये अपवर्तन हो जाएगा, तो हल्का सा ये ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसा ही अपवर्तन होगा। ये मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा ही मोड़ दिया, कुछ ऐसा अपवर्तन हो जाएगा। कुछ ऐसा ही अपवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, मिलेगा, ठीक है। मैं अगर थोड़ा और क्लियर आपको फिगर बना के दिखाऊं तो हम क्या करते हैं, इसमें भी इसको जैसा कि हम उसमें करते थे थोड़े और कम कोण पे लाएंगे, तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी आपको फिगर में समझ में आएगी। बस देखिए, फिगर समझना है, उसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको झुका के लाएंगे और इसको भी उसी प्रकार ये भी झुक जाएगा। जब ये दोनों झुकेंगे तो अपवर्तन जो होगा हमें समझ में, तो स्ट्रेट चला जा रहा है ना, इसी को मैं सही करना चाह रहा था। ये देखिए, अब जो अपवर्तन हो रहा है ये हमें समझ में आ रहा है। तो अब फिर हमें बच्चों तरंगार्घ बनाना होगा। तो ये रहा, हम इस पर से क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे। ये हमारा तरंगार्घ हो गया, जिसे हम ए बी नेम दे देते हैं। और एक तरंगार्घ हमारा यहां से ये बनेगा, जिसे हम ए डैश बी डैश नेम दे दे रहे हैं। तरंगार्घ क्यों बना ये तो आप क्लियर हुए ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब फिर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं, हमने क्या किया, अब इस किरण के पास अभिलंब डाला। तो ये थी बच्चों हमारी क्या,
आपतित किरण सर आई, और ये देखिए इस किरण पर ये अभिलंब है तो ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो गया, ये 90 है तो 90 माइनस आई। और बच्चा पार्टी अब देखेंगे अभिलंब तल से 90 होता है तो ये 90 माइनस आई है तो क्या ये आई हो जाएगा, हाँ सर ये आई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब ये हमारा क्या है, ये हमारी परावर्तित किरण है। ध्यान से देखिए ये हमारी क्या है, यहां पे हम ले ले अगर, अब एक हम ये ले लेते हैं, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक परावर्तित किरण ले लिया, तो ये हो गई परावर्तित किरण, तो इसके बीच कोण क्या हो गया r, और ये हो गया 90 माइनस r, क्योंकि इस पर ये क्या है, तरंगार्ग अभिलंब होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी क्या हो गया r। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। जैसे अब परावर्तन में आप करते थे, फिगर समझ में आ गया ना आपको, हाँ बस फिगर ही समझना था, वही इंपॉर्टेंट है ही। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेते चलेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी बी डैश, त्रिभुज ए बी और बी डैश में हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, साइन आई। तो साइन आई इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, थोड़ा सा आई ऐसे बना देता हूं, साइन आई इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे ये, तो बी बी डैश, और अगर कर्ण की बात की जाए तो 90 अंश के सामने वाला, तो ए और बी डैश। चलिए ठीक इसी प्रकार अब त्रिभुज एक और ले लेंगे हम, ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश, इसमें आप ले लीजिए साइन आर। मैं शुरू से ही बोलता हूं बच्चों, बस फिगर देखना है और सब इजी है। तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब ए डैश और कर्ण क्या हो गया, ए बी डैश। तो ये ए डैश बटे ए बी डैश। अब बच्चा पार्टी अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दे देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू बी डैश अपॉन ए बी डैश इंटू ए डैश इंटू में ए बी डैश। अब ये ए बी डैश सेम है तो कट जाएगा। अब ये आ जाएगा क्या, बी डैश अपॉन ए डैश। अब देखिएगा ध्यान से, प्रकाश जितने समय में यहां से यहां चल रहा है उतने ही समय में यहां से यहां चल रहा है। प्रकाश जितने समय में यहां से यहां आया, इस माध्यम में यहां से आया, उतने ही समय में यहां से यहां आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रकाश काल क्या है, v1 है तो v1t। हम जानते हैं ना डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड था v1 और t। ठीक उसी प्रकार इसमें भी टाइम तो सेम है, लेकिन बच्चों स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, v2t। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि v1 इक्वल टू v1t अपॉन v2t, t से t कट गया, ये आ गया v1 अपॉन v2। अब ये देखिए बच्चों, ये चीज क्या है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल अपॉन द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2, या प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में बच्चों द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। या बच्चों ये देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। किसको बच्चों, किसको, इसी को साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम माध्यम में अपवर्तनांक की चाल अपॉन द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल को ये अपवर्तनांक बोलते हैं, और यही स्नेल का नियम है। पढ़े थे ना हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपवर्तन को हाइगेंस का सिद्धांत
प्रूफ करता है। बस यहीं पे इस चीज को दर्शाना था। इतने में हमारा ये 5 नंबर पक्का हो जाता है। देखिए, हर एक साल अभी तक जितने साल मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ, जितने साल को मैं पढ़ा हूँ, जितने साल मैंने बच्चों का पेपर देखा है, अपवर्तन और परावर्तन में से दोनों में से एक 95% आते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। या तो अपवर्तन वाला आता है और या तो बच्चों परावर्तन वाला आता है। तो दोनों में से कोई एक आता है। तो इसीलिए हमको वो पढ़ना क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद से एक दो चीज और है इसमें, वो मैं आपको बताकर खत्म करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ाई बंद कर दें। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी पीछे की पढ़ाई बंद कर दें, क्योंकि पीछे का रिवीजन करते रहना है। पीछे का रिवीजन करते रहना है। चलिए, अब अगला एक पॉइंट आता है जो है बच्चों प्रकाशिक पथ। क्या? प्रकाशिक पथ। पथ ये क्या होता है बच्चों? प्रकाशिक पथ समझिएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं, मट्टी का ग्राउंड है, या समझ लीजिए रोड पे आप दौड़ रहे हैं, या किसी मट्टी ग्राउंड है जो दबी हुई है, ठीक है। अगर आप उसमें दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी? मान लीजिए आपकी स्पीड इसमें v1 है। फिर आप एक, जैसे जानते हैं ना, खेत में जब मट्टी कोड़ी जाती है फसल के लिए, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, अंदर से मट्टी उबारी जाती है, जिसको खेत कोड़ना कहते हैं, जब हल चलाई जाती है। तो अगर उसमें आप दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड कुछ डिफरेंट होगी, उबड़ खाबड़ टाइप में होगा। हाँ सर, डिफरेंट होगी। तो मान लीजिए उसमें स्पीड आपकी क्या है, v2 है। अब सपोज कीजिए कि आप रेत में दौड़ रहे हैं, तो क्या आपकी स्पीड वही होगी? नहीं सर, उसमें तो और स्पीड कम होगी। या आपकी मान लीजिए v3 स्पीड है। मतलब क्या, आपके डिफरेंट माध्यम में डिफरेंट स्पीड है। हाँ सर। और मान लीजिए कि अगर आप टी समय में वायु में टी समय में 9 किलोमीटर चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, टी समय में 3, मान लीजिए 5 किलोमीटर, या इसमें टी समय में 3 किलोमीटर। दूरी क्या होती चलिए कम होती जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार ये कम होने से मतलब नहीं है, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ तो अधिक भी हो सकती है। मान लीजिए आप नीचे से देखेंगे तो अधिक हो जाएगी। चलिए देखिए, इसी प्रकार जब प्रकाश किसी माध्यम में, जब प्रकाश किसी n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करता है, क्या देखिए, जितने, अर्थात हम कह सकते हैं जितने समय में प्रकाश की भी क्या होती है, वायु में चाल अधिक होती है और अपवर्तनांक पे चाल अधिक होती है। जितने समय में प्रकाश, जितने समय में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने समय में प्रकाश वायु में d दूरी तय करता है, उतने ही समय में प्रकाश अपवर्तनांक वाले माध्यम में d/n दूरी तय करेगा। या हम बोल सकते हैं कि n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश जितनी समय में d दूरी तय करता है, उतने ही समय में प्रकाश वायु में nd दूरी तय करेगा। इसी को प्रकाशिक पथ कहते हैं। क्या कि जितने समय में प्रकाश n अपवर्तनांक वाले माध्यम में, n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करता है, उतने ही समय में वायु में nd दूरी तय करेगा। इसे प्रकाश का प्रकाशिक पथ कहते हैं।
इसी को कंफ्यूजन प्रकाशिक पथ क्या होता है, मतलब जितने समय में प्रकाश अपवर्तनांक वाले माध्यम, मान लीजिए जितने समय में आप क्या करते हैं, मान लीजिए जितने समय में आप बालू में दौड़ते हैं, अगर वायु में आपको दौड़ने के लिए उतना ही समय दिया जाए तो कितनी दूरी तय करेंगे, जितना बालू का अपवर्तनांक होगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक पथ बोलते हैं। चलिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। अब देखिए, लास्ट टॉपिक है इसका कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य का प्रभाव। क्या, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्घ्य का प्रभाव। ठीक है, समझिएगा ध्यान से इस चीज को। देखिए, हमको क्या पता है कि चाल, प्रकाश में चाल, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर, पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूं, चाल बराबर क्या होता है बच्चों, तो चाल बराबर, सर जी चाल बराबर पता है, हाँ बताओ सर, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब सर जी दूरी बटे समय। नहीं, ये प्रकाश की बात हो रही है तो यहां होगा आवृत्ति गुणे में तरंगदैर्घ्य, याद रख लीजिएगा, आवृत्ति गुणे में तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए कि प्रकाश वायु में जब चलेगी तो उसकी चाल क्या होगी, c इक्वल टू वायु में, मैं लिख देता हूं, मान लीजिए प्रथम माध्यम वायु, तो वायु में क्या हो जाएगा, c इक्वल टू आवृत्ति क्या हो जाएगी, मान लीजिए v, और तरंगदैर्घ्य मान लीजिए लैम्डा। ठीक है, अब मान लीजिए ये चलेगी वायु में, जल में, तो प्रकाश की चाल हमने माना v हो गई, घट जाएगी। आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब गुणे में तरंगदैर्घ्य, तो मान लीजिए प्रकाश में तरंगदैर्घ्य क्या है, लैम्डा w है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है तरंगदैर्घ्य क्या होता है, मतलब हमें तरंगदैर्घ्य निकालनी है, तो हम क्या देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दे देंगे। ठीक है, या हम क्या करते हैं, समीकरण 1 इसको देते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग के दे देंगे। भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा, v बाई सी इक्वल टू लैम्डा w इंटू आवृत्ति गुणे लैम्डा। अगर हम इसको कट कर दें, सेम है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा w इक्वल टू v बाई सी इंटू तरंगदैर्घ्य। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ये क्या है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए पहले, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा, प्रथम माध्यम प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम प्रकाश की चाल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा w इक्वल टू लैम्डा बाई, सॉरी ये प्रथम माध्यम प्रकाश था ना, तो ये द्वितीय माध्यम है तो उल्टा है, तो अगर इसको हम पलट दें तो मतलब 1/n आ जाएगा, ऐसे है ना था, तो ये m 1/m, तो क्या आ गया, Wm इक्वल टू, इसको याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य बटे अपवर्तनांक। ठीक है, तरंगदैर्घ्य बटे अपवर्तनांक, यही था बस इसमें। अब ये हमारा चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। आपको एक चीज़ बस ध्यान रखते रहना है बच्चों, क्या, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमें पीछे का पूरा रिवीजन करते हुए चलना है। ऐसे तो हम जो हमारा बैच आ रहा है उसमें आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको पीछे का रिवीजन करते हुए चलना है। तो चलिए बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।